नमस्कार ओमकार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। ओमकार जी, सबको लग रहा है कि एफसीआरए अमेंडमेंट बिल आज आया, कल आया, परसों आया, लेकिन जिस तरह से अंदर खाने तैयारी कर रही है सरकार, लग रहा है 2/3 बहुमत जुटाने में लगी हुई है। और इसी सिलसिले में शरद पवार की पार्टी के जो लोकसभा में 8 सांसद हैं, उनके साथ भी मुलाकात हो रही है पीएम मोदी की। देखिए, परिसीमन बिल, महिला आरक्षण बिल, एफसीआरए, इन तीनों पर पूरे देश की निगाह टिकी हुई है। कल रात जिस तरीके से अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का फोन आया मोदी जी के पास, उसके बाद से खास तौर से एफसीआरए को लेकर के जरा चर्चाएं और भी ज्यादा शुरू हो गई हैं कि क्या अमेरिका किसी भी तरीके से मोदी सरकार को, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कन्विंस करने के बारे में, अपनी चिंताओं से अवगत कराने में लगा हुआ है कि आखिरी समय तक भी कोशिश की जाए, किसी तरीके से इसको रोका जाए, या इसमें वो सब अमेंडमेंट करा लिए जाएं जिनको लेकर के यहाँ की मिशनरीज बड़ी परेशान हैं। क्योंकि पिछले दिनों आपको याद होगा, जो ईसाई मिशनरीज हैं, जो संगठन हैं, उनके पदाधिकारी 2 बार मिले थे गृह मंत्री अमित शाह से। उनको कोई खास एश्योरेंस एज सच दिया नहीं गया है और उनको ये कहा गया है, बल्कि डिटेल बताया था गृह मंत्री ने उनको कि क्या क्या प्रावधान हैं अगर कोई विदेशी चंदे का दुरुपयोग करेगा, अगर धर्मांतरण में उसका इस्तेमाल करेगा, या जहां के लिए वो आ रहे हैं उन पर खर्च नहीं करेगा, तो फिर विधेयक में जो प्रावधान है वो अपना काम करेंगे। तो एक तो आप ये तय मानिए कि जो आने वाले 3 दिन हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इनमें बहुत कुछ होने वाला है। कांग्रेस ऑलरेडी अपने सांसदों को व्हिप जारी कर चुकी है कि इन 3 दिनों में वो सदन में रहे, और मोदी सरकार की भी तैयारियां हैं ही। हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो उसके साथ उनके सहयोगी दल हैं वो तो हैं ही साथ में। इसके अलावा भी एम के स्टालिन से बात हो चुकी है, शरद पवार से एकनाथ शिंदे की भी बातचीत हो चुकी थी। इसके बाद शरद पवार दिल्ली आकर के खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे। वो सीन सबको याद है, जब प्रधानमंत्री उनका हाथ पकड़ करके अंदर ले जा रहे थे अपने दफ्तर में, फिर दोनों बैठे हुए भी दिखाई दे रहे थे। संभवतः उनकी बेटी भी साथ में उनसे मिली थी। अब अगर शरद पवार के भी 8 सांसद आकर के प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, तो कोई चाय पीने के लिए, नाश्ता करने के लिए या गप्पे सप्पे मारने के लिए तो नहीं मिल रहे हैं, आश्वस्त करने के लिए ही मिल रहे हैं कि आप निश्चिंत रहिए, जब भी ये बिल पेश किए जाएंगे हम या तो इनको सपोर्ट करेंगे या सदन से वॉकआउट करके उसको पास कराने में मदद करेंगे। और कुछ और दल जो एनडीए का हिस्सा नहीं है, देखिए, जब 370 हटाना था, 35 से हटाना था, या 3 तलाक विरोधी बिल पारित कराना था, एनआईए बिल में संशोधन कराना था, तब भी तो राज्यसभा में इनका बहुमत नहीं था। लेकिन वो दोनों सदनों में इजीली पास कराया था, क्योंकि जगन मोहन रेड्डी के सांसद, नवीन पटनायक के सांसद, जो एनडीए का हिस्सा नहीं थे, इसके बावजूद वो राष्ट्रीय हित में समर्थन के लिए हर बार तैयार हुए और हर बार उन्होंने मोदी सरकार को सहयोग किया, दोनों सदनों में सहयोग किया। तो ऐसे बहुत सारे दल हैं जो अब, जो डर्टी पॉलिटिक्स है कांग्रेस पार्टी की, समाजवादी पार्टी की और आपके वामपंथियों की, उससे बाहर निकल करके उनको कोऑपरेट करने को तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक कटसी कॉल समझ लीजिए, या शरद पवार की तरफ से एक एश्योरेंस समझ लीजिए कि सभी सांसदों को वहां भेजा जा रहा है और वो रूबरू मिलकर के आश्वस्त करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लेकिन सर, सुप्रिया सुले ने जैसे स्टेटमेंट दिया कि डीएमके के सांसद गए थे, नाश्ते पे बुलाया था, हमें नाश्ते पे नहीं बुलाया जा रहा है, बल्कि हम तो बहुत सारी समस्याओं को लेकर जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर हर राज्य को 50% सीटों की बढ़ोतरी की गारंटी दी जाए,
तो वो समर्थन कर सकते हैं। यानी सीटें आबादी के आधार पर ना बढ़ाई जाएं, बल्कि हर राज्य को समान रूप से 50% सीटें अतिरिक्त मिल जाएं। सर, ये संभव है क्या? नहीं नहीं, वो मोटे तौर पर सहमति है, और सहमति के साथ साथ सबको पता है, ये तो अमित शाह सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं, ऑलरेडी कह चुके हैं कि लगभग सभी राज्यों की 50% सीटें बढ़ेंगी, और दक्षिण के राज्यों के साथ भी किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा, जैसा कि एक भ्रांति फैलाने की कोशिश हो रही थी और उस समय भी फैलाई गई थी। बहुत सारे राज्य जो हैं और पॉलिटिकल पार्टियां उसी दुष्प्रचार के फेर में आ गए, और उसके बाद उन्होंने पांव पीछे खींच लिए थे। तो वो ऑलरेडी उसमें स्पष्टीकरण दे चुके हैं, अब उसमें कोई नई बात रह नहीं गई है, और सब उसमें आश्वस्त भी हैं। सर, अगर ये सारी पार्टियां जैसे डीएमके, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, बीजेडी, वाईएसआरसीपी, यूबीटी, बल्कि उद्धव ठाकरे भी इसमें कहीं साथ आते दिख रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर अलग थलग पड़ गई है? कांग्रेस ने जब पिछली बार बिल गिरा था तो क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि चूंकि महिला आरक्षण को भी परिसीमन के साथ क्लब कर दिया गया है, हम इस चीज का विरोध कर रहे हैं। दूसरे, इन्होंने सफाई दी थी कि हम महिलाओं को आरक्षण देने के खिलाफ नहीं हैं। परिसीमन जिस तरीके से किया जा रहा है हम उसके खिलाफ हैं, लेकिन उसमें किस बात पर खिलाफ है ये भी इन्होंने क्लियर नहीं किया था। इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से नई पार्लियामेंट बनने पर, सेंट्रल विस्टा बनने पर, और जो तमाम काम हुए हैं, अब उनका मैं सबका नाम क्या गिनाऊं, शो लंबा हो जाता है, वो सबका श्रेय नरेंद्र मोदी को क्यों मिल रहा है, सबसे बड़ी जलन इनकी यही है। और चूंकि 800 850 लोकसभा में अगर सीटें हो जाएंगी बढ़ करके, तो इसके लिए तो नरेंद्र मोदी को याद रखा जाएगा हमेशा के लिए कि उनके प्रधानमंत्री रहते हुए महिलाओं को आरक्षण भी मिल गया था, लोकसभा में इतना सीटें भी बढ़ गई थी, महिलाओं का भी उनको हक मिल गया था। तो 2029 में नरेंद्र मोदी की राह जो है, जो आसान होती हुई दिखाई दे रही है इन सारे कदमों से, तो वो इतनी आसान ना रह जाए, इसलिए कांग्रेस जो है, और जो एक्चुअल में उनके सलाहकार हैं जैसे भी हैं, उनके आधार पर ही राहुल गांधी एडामेंट थे कि हम इसको पारित ना होने दे, तब तो उन्होंने अपने मन की कर ली। लेकिन उसके बाद तो गंगा में, यमुना में, दूसरी नदियों में बहुत पानी बह चुका है, बहुत जल प्रवाहित हो चुका है, टीएमसी टूट चुकी है, 28 में से 20 सांसद टूट गए। भाई, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में 10 में से 7 सांसद टूट चुके, उद्धव ठाकरे की पार्टी के 9 में से 6 टूट चुके, डीएमके कह चुका कि हम समर्थन कर देंगे, हमारी कुछ शर्तें हैं। शरद पवार की पार्टी अब कह ही रही है कि अगर 50% सीटें बढ़े तो हम समर्थन कर देंगे, और मीटिंगें हो चुकी है सबसे, सब तैयार हैं। तो अब कांग्रेस पार्टी अलग थलग पड़ती दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी चूंकि उसकी पिछलगू बन चुकी है, तो वो, और वामपंथियों की तो हैसियत क्या बची है अब दोनों सदनों में, तो ये अब मुट्ठी भर लोग बचे हैं। तो देखिए क्या होता है। लेकिन सर, जैसे अभी आपने शुरुआत में एफसीआरए के बारे में बताया, आप ये सोचिए कि एफसीआरए को लेकर अमेरिका तो प्रेशर डाल ही रहा है, लेकिन ये जो अम्बेसडर है अमेरिका के भारत में, सर्जियो गोर, ये अभी पिछले 2-3 दिन में, आपसे सोचिए, केरल के सीएम से मिले, कर्नाटक के सीएम से मिले, तेलंगाना के सीएम से मिले। ये सारी कांग्रेस शासित स्टेट्स हैं, इनके सीएम के साथ मिलकर वो कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं सर? ये भी तो एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पर देखा जाए ना, कि अमेरिका के साथ कांग्रेस की तो अच्छी खासी सांठगांठ है फिर। ये पहले कभी ओपनली हुआ नहीं है जो आजकल हो रहा है, और ये तो गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले थे बुके लेकर के, आपको याद होगा। जब मार्को रूबियो आए थे तो उनका जहाज भी कलकत्ता में लैंड किया था,
वो सबसे पहले मिशनरीज गए थे, मदर टेरेसा हाउस गए थे, तो उनकी तरफ से खुला खेल है। जो चर्च की राजनीति है वो उसको यहाँ बढ़ावा देना चाहते हैं, और चर्च के जरिए यहाँ जो बहुत बड़े पैमाने पर ये पंजाब में, पूर्वोत्तर में, कई दूसरे राज्यों में, केरल में जो धर्मांतरण का खेल चल रहा है उसको भी कंटिन्यू करना चाहते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि इस समय केंद्र में सरकार एक ऐसी विचारधारा की, ऐसे सिद्धांतों पर काम करने वाली है जो इन हरकतों को बर्दाश्त नहीं करती है। अगर अमेरिका का प्रेशर ही मानना होता तो फिर ये पहले 50% टैरिफ लगाया गया, अभी अमेरिकी संसद में फिर 5 देशों पर जिनमें भारत भी है उन पर 100% टैरिफ लगाने की एक तरीके से ब्लैकमेलिंग हो रही है, धमकी दी जा रही है कि या तो हमारी बात मानिए नहीं तो हम 100% लगा देंगे। तो रात जो जेडी वेंस का फोन आया था, 2-3 कारण थे। एक तो जो 100% टैरिफ लगाने का ये प्रस्ताव पारित हुआ है सीनेट से, उसके बारे में वो सफाई दे रहे होंगे या कह रहे होंगे कि नहीं नहीं वो भारत पर हम लोग अभी इसको नहीं लगा रहे हैं, कुछ इस तरह की बातें। नंबर 2, जो पाकिस्तान, सऊदी अरब और टर्की ने हाथ मिलाया है, जो अलग से एक संगठन बनाने की कोशिश हो रही है, और ये जो कहा गया है वहां पर कि किसी भी एक देश पर अगर कोई कहीं से हमला होगा तो तीनों देशों पर वो हमला माना जाएगा। तो ये जो बंदर गुड़की दी गई है इन 3 देशों की तरफ से, तो टर्की नेटो का सदस्य है, पाकिस्तान अमेरिका की गोद में बैठा है, सऊदी अरब तो टॉयलेट भी अमेरिका से पूछ करके जाता है। तो ये माना गया कि ये ट्रंप का ही खेल है, अमेरिका का ही खेल है, ये डीप स्टेट के ही इशारे पर ऐसा किया जा रहा है। और किसको परेशान करने के लिए? उधर ईरान को और इधर भारत को। तो जो भारत की तैयारियां हैं, 3 नहीं 5 देश आ जाएं एक साथ तो भी भारत का जो मिसाइल कार्यक्रम है और भारत के पास जो इस समय रक्षा सुरक्षा तैयारियां हैं, कोई टिक नहीं सकता है। तो ये जितने हाथ मिलाने हैं मिला लें। तो एक ये मुद्दा था जिस पर संभवतः जेडी वेंस का फोन कॉल आया। तीसरा मुद्दा जो मेरा मानना है वो है एफटीए को लेकर के, कि भाई इसको डिले मत करिए, इसको थोड़ा सा कंसिडर करिए, ऐसा करिए वैसा करिए। मोदी जी किसी की सुनने वाले हैं नहीं। हम एग्रीकल्चर सेक्टर खोलने को बिल्कुल तैयार नहीं, हम डेयरी सेक्टर खोलने को तैयार नहीं, कुछ और खाद्यान्नों को वो भारत में खपाना चाहते हैं, भारत के दरवाजे खुलवाना चाहते हैं, उसके लिए भारत तैयार ही नहीं है। पीयूष गोयल ऑलरेडी संकेत संदेश दे चुके। जब पिछले दिनों मार्को रूबियो यहाँ आए थे तो एस जयशंकर ने उनको कह दिया था, अजीत डोभाल ने भी कह दिया था कि हम डोनाल्ड ट्रंप के जाने का इंतजार करेंगे। ये जनवरी 2028 में जाएंगे, यानी अभी 2 साल 5 महीने बाकी हैं। तो हम इनके जाने का इंतजार करेंगे, कोई दूसरा राष्ट्रपति आएगा उससे बात करेंगे, हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और जो महत्वपूर्ण इशू हो सकता है इनसे बातचीत करने का, प्रधानमंत्री से जेडी वेंस का, वो एफसीआरए को लेकर के चिंतित है अमेरिका इस समय, और वहाँ का डीप स्टेट भी, वहाँ का सीआईए भी। जो खेल यहाँ कराते थे ये लोग, पॉलिटिकल पार्टियों को भी फंड देते थे, तमाम मिशनरीज को देते थे, उनके अपने एजेंडे चल रहे थे, तो उसको लेकर के ये एक कोशिश कर रहे थे कि जिन बंधों उपबंधों को लेकर के ईसाई मिशनरियों की परेशानियां बढ़ी हैं उनमें थोड़ा सा रियायत दे दी जाए। एफसीआरए बिल आप पास कर लीजिए, पर इतना सख्त मत करिए कि संपत्तियां भी आप जब्त करें अगर कुछ गड़बड़ी किसी स्तर पर पाई जाए। तो ना मोदी जी मानने वाले हैं और ना ही अमित शाह किसी तरह के प्रेशर में आने वाले हैं। लेकिन सर ताज्जुब की बात यह है कि वहाँ के सेनेटर वो क्या कह रहे हैं कि एफसीआरए जो बिल है ये क्रिश्चियंस पर अटैक है, इसके साथ जोड़ रहे हैं। और भारत को कहना पड़ा, सर एमईए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा ना कि अमेरिका हमारे अंदरूनी मामलों में दखल ना दे, ये लॉ बनाना है ये हमारे हाथ में, और हमें कोई सिखाने वाले की जरूरत नहीं है। सर अमेरिका के यहाँ तो खुद ऐसा लॉ है एफसीआरए।
तो उसको लेकर क्या भारत कभी ऑब्जेक्शन करता है? लेकिन जिस तरह से 100% टैरिफ लगाया गया, कहा गया कि 500% टैरिफ लगाना था, लेकिन 100% पर बात बनी। उसमें जिस तरह से सेनेटर्स ने सर वोटिंग की है, सिर्फ 12 ही थे जो भारत के पक्ष में थे, बाकी सब एक तरफ थे। तो वहां पर रिपब्लिकन्स को भी दिक्कत है एफसीआरए से, डेमोक्रेट्स को भी दिक्कत है, पूरी की पूरी जो लॉबी है सबको दिक्कत है सर इससे। तो आप समझिए कि कितना बड़ा खेल ये इन सब की आड़ में फंड भेज भेज कर भारत के खिलाफ या भारत की सरकार के खिलाफ करते रहे हैं, जो बंद हो जाएगा इस बिल के आने से, इसलिए इतनी परेशानी हो रही है। देखिए, जो चर्च की सत्ता में विश्वास करते हैं और चर्च के अनुसार ही जिनकी राजनीति चल रही है, वो इस तरह की बयानबाजी करेंगे, वो इस तरह के प्रयास भी करेंगे। लेकिन अमेरिका का कोई सीनेटर क्या कह रहा है, उसका उसकी काट में मैं काउंटर में मैं कहूँगा कि यहाँ पप्पू यादव क्या कह रहा है, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या ब्रिटेन की सरकार पर या अमेरिका की सरकार पर या यूक्रेन या रूस की सरकार पर? तो इसलिए हमें अमेरिका का कोई सीनेटर क्या बकवास कर रहा है उसको लेकर के ज़्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। हाँ, अमेरिका की मौजूदा गवर्नमेंट अगर कोई अधिकृत रूप से बयान दे रही है, उसको लेकर के हमें प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। क्योंकि सर इस सेनेटर के बयान के बाद ही मार्को रूबियो का ये बयान आया था कि अब अगली बार हम पैसा सरकारों को देंगे, हम किसी एनजीओ को नहीं देंगे, किसी और को नहीं देंगे, सरकारों को देंगे। सर भारत की सरकार को क्या सच में अमेरिका से फंड लेने की जरूरत पड़ती है बहुत सारी योजनाओं के लिए? क्या ऐसा है? मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय से ही अब भारत ने विदेशी सहायता लेनी बंद कर दी है। और 2014 में जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, तब से तो किसी गवर्नमेंट के सामने हमने हाथ फैलाया ही नहीं है। हम अब इंडिपेंडेंट हैं। हमारा बजट का आकार देख लीजिए, अलग अलग मदों में जो हमारा कामकाज बढ़ा है, अलग अलग मंत्रालयों में जिस तरह की योजनाएं परियोजनाएं हमारी चल रही हैं, और विकास की जो गति एकदम बूस्ट हुई है, बढ़ी है। और जो अर्थव्यवस्था हमारी 11 से 4th और 5th पर आ गई है, जो माना जा रहा है कि 28-29 तक ये 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी, ये ऐसे ही नहीं हो गई है। हम कोई पाकिस्तान नहीं है कि आपके वो हरे हरे से डॉलर देखेंगे और लालायित हो जाएंगे और आपके सामने दुम हिलाने लगेंगे। ये इस तरह की बचकानी हरकतें और बातें वही करते हैं जिनको भारत के बारे में, बदले हुए भारत के बारे में, यहाँ की सरकार के बारे में, मोदी जी के इरादों के बारे में जानकारी नहीं है। जो अभी अंधेरे में ही बैठे हुए हैं, तो अंधेरे उनको मुबारक हो। लेकिन सर हैरानी की बात यह कि एफसीआरए अमेंडमेंट बिल ये तो बड़े आराम से पास हो जाएगा, इसको कोई 2/3 बहुमत की जरूरत थोड़े है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, आप देखिए मणिपुर के सीएम भी दौड़े भागे दिल्ली पहुंचते हैं, पिछले हफ्ते आए थे। फिर वो 10 बड़े बड़े बिशप और पादरी आकर गृह मंत्री से मुलाकात करते हैं। यहां तक कहा जाता है इसको विदड्रॉ कर लीजिए, इसको लाइए ही मत, या फिर इसमें वो क्लॉज डालिए कि इनकी प्रॉपर्टी सीज नहीं होगी। तो आप सोचिए पूरा विपक्ष, इसका मतलब है कि इन सारी विपक्षी पार्टियों को सर फंडिंग आती है बाहर से मोदी विरोधी एजेंडा चलाने के लिए, इसीलिए इतनी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है और सारे के सारे अमेरिका के साथ खड़े नजर आ रहे हैं इस वक्त। सबकी धंधेबाजी अगर बंद होने जा रही है, अवैध कमाई से जो अपने खानदानों का, अपनी पीढ़ियों का बंदोबस्त कर रहे थे, जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को हवा दे रहे थे, उनको तो तकलीफ होगी ही, वो तो रोएंगे ही, वो तो कहेंगे ही कि साहब ये वापस ले लीजिए। लेकिन ऐसे में बहुत सारे काम गिना सकता हूं जो राष्ट्र के सर्वोच्च हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में परवान चढ़े हैं, परवान चढ़ रहे हैं। पिछले साल का 15 अगस्त 2025 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले की प्राचीर का भाषण सुनिए। उसमें जो लास्ट के करीब 7 मिनट 8 मिनट हैं, बस वो सुन लीजिए।
दर्शकों से निवेदन है। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है और हम इस साजिश को विफल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने वाले हैं। और ये क्या साजिश थी? जितने सीमावर्ती राज्य हैं उनमें डेमोग्राफी चेंज करने की साजिश, जगह जगह घुसपैठियों को बसाना साजिशपूर्ण तरीके से, और उनको सरकारी सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा करने देना, उनके रोजगार की व्यवस्था करना, उनको मतदाता बनवाना, उनके डॉक्यूमेंटेशन करवाना, ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। और आप देख रही होंगी कि अब उसके लिए केंद्र का एक बाकायदा कमेटी, उच्च स्तरीय कमेटी बन चुकी है और अमित शाह ऑलरेडी आदेश दे चुके हैं कि सरहदों से लेकर के अंदर 15 किलोमीटर तक जितने अवैध निर्माण हैं सबको बुलडोज कर दीजिए। और जितने घुसपैठिए हैं पूरे देश में, कहीं भी, केवल पश्चिम बंगाल में नहीं, केवल उड़ीसा में नहीं, झारखंड में नहीं, बिहार में नहीं, जहां जहां हैं उन सबको तलाश करिए। इसीलिए ट्रेनें भर भर करके महाराष्ट्र से भी आ रही हैं, मुंबई से भी आ रही हैं, और उन सबको बांग्लादेश वापस भेजा जा रहा है, म्यांमार वापस भेजा जा रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। और ये भी जो धर्मांतरण का काम है, हमारे यहाँ जो मिशन मोड में ये करवा रहे थे देशी विदेशी ताकतें, ये भी बंद होगा, मेरी बात याद रखिएगा। ये इनके प्रेशर में FCRA बिल नहीं रुकेगा, किसी कीमत पर नहीं रुकेगा। सर, किसी कीमत पर रुकना भी नहीं चाहिए ये बिल, क्योंकि जिस लेवल का चर्चेस के जरिए भारत में धर्मांतरण हो रहा है सर, पंजाब में तो आप गली गली में जाइए, चर्च बन गए हैं, नाम उनके वही रहते हैं जिस धर्म से वो अभी हैं, लेकिन पालन वो क्रिश्चियनिटी का करते हैं। और आप दक्षिण भारत में देख लीजिए, पूरा नॉर्थ ईस्ट तो खैर वैसे ही बदला हुआ है। तो ये सब कुछ सर इसी पैसे से तो हो रहा है जो एनजीओस को आ रहा है, क्योंकि यही तो सरकार जानना चाहती है FCRA अमेंडमेंट बिल लाकर कि भाई ये पैसा अगर किसी कैंसर के रिसर्च के लिए आया तो वहीं पर खर्च हुआ या नहीं हुआ, कहीं और तो नहीं खर्च हो गया। ट्रांसपेरेंसी तो चाहते हैं। अगर आप सर आपने कोई गलत काम नहीं किया है, पैसा जिस मद के लिए आया उसमें खर्च किया है, तो दिक्कत किस बात की है? लेकिन दिक्कत यह है कि पैसा किसी और चीज के लिए आया और आपने उसको धर्मांतरण पर खर्च किया। लेकिन सर दूसरी तरफ राहुल गांधी जो है, जिस तरह आजकल बड़े छात्रों के साथ मिलने मिलाने में लगे हुए हैं, देहरादून में छात्रों की गूंज कर रहे थे, लेकिन उनकी पार्टी के अंदर देखिए शशि थरूर ने सवाल खड़े कर दिए कि जिस तरह से ये छात्रों से मिल रहे, उससे अच्छा तो है कि पार्टी के अंदर मंथन करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, इन्होंने जो जैन जी को लेकर के ये कार्यक्रम कर रहे हैं आजकल, उस पर ये टिप्पणी की हुई है। और उन्होंने कहा कि जो स्थापित राजनीतिक दल हैं उनको आत्म मंथन करना होगा कि वे नई पीढ़ी से जुड़ने में कहाँ चूक कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी माना कि भाई राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम जो है, ये अभियान जो है, उस तरीके से ये असर नहीं छोड़ पा रहा है जैसा जंतर मंतर पर जो ये आंदोलन हुआ था, ये सो कॉल्ड जैन जी को जोड़ने में कामयाब रहा। तो हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या हमारी उंगली युवाओं की नब्ज पर नहीं थी? ये उन्होंने एक्चुअल में कहा था। और मीडिया तो ले उड़ता है और सोशल मीडिया का ज़माना है, उसमें अब उसको तरह तरह से इंटरप्रेट किया गया। और ये पहली बार है नहीं, मैं देख रहा था कि इन्होंने कब कब ऐसे बयान दिए हैं। 2014 में जब केंद्र में बीजेपी की सरकार आई, तब भी शशि थरूर ने PM मोदी के स्वच्छ भारत अभियान का समर्थन किया था, जबकि कांग्रेस उसकी खिल्लियां उड़ा रही थी। और कई कांग्रेस के नेताओं ने उस समय, बल्कि केरल प्रदेश कांग्रेस ने भी इनके बयान को अनुशासनहीनता करार दे दिया था। अरे भाई, स्वच्छता अभियान की अगर वो प्रशंसा कर रहे हैं, भले ही कांग्रेसी हैं, तो ये अनुशासनहीनता कैसे हो गया? अच्छा, 2022 में जब ये खरगे साहब चुने गए थे, तो उस समय भी उन्होंने बदलाव का आह्वान किया था, ये जानते हुए भी कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी की पहली पसंद और बल्कि कैंडिडेट ही
जब अशोक गहलोत ने मना कर दिया था या शर्त लगा दी थी कि मैं मुख्यमंत्री भी बना रहूंगा और कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनूंगा, तो उसके बाद फिर खड़गे साहब को लाया गया था। तो तब उन्होंने बदलाव का आह्वान किया था और उसको लेकर के भी तमाम तरह की बातें की गई थी। इनके खिलाफ कार्रवाई की बात भी थी। ये भी कहा गया था कि सोनिया गांधी बड़ी नाराज है इनसे। अच्छा, ऑपरेशन गंगा और विदेश नीति की लगातार वो सराहना करते रहे। यूक्रेन युद्ध के समय भी भारत सरकार ने जो वहां से रेस्क्यू किया था भारतीयों को, उसकी भी वो प्रशंसा कर चुके। जयशंकर की जो कूटनीति है उसकी वो प्रशंसा कर चुके। राम मंदिर और हिंदू धर्म सांस्कृतिक मुद्दों पर भी जो उनका रुख है, एक्चुअल में वो कांग्रेस की आंखों की किरकिरी बनता रहा है। लेकिन शशि थरूर जो हैं वो कई अवसरों पर, और केरल की यात्रा के समय भी जब प्रधानमंत्री जाते रहे तो वो हवाई अड्डे पर भी उनकी अगवानी करते रहे और उनके कार्यक्रमों में भी वो दिखाई देते रहे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और देखिए, शशि थरूर जैसे थोड़ा बहुत गैरत रखने वाले और जरा रीढ़ रखने वाले अब पॉलिटिकल पार्टीज में बचे कितने हैं। ये ठीक है कि अगर उनको भी, उनके सामने भी हड्डी डाल दी जाती मतलब लोकसभा में उनको कोई दायित्व दे दिया जाता, भाई संसदीय दल का नेता ही बना देते 2014-2019 में, तो शायद उनकी आत्मा संतुष्ट रहती। तो आप तो कभी मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाते हैं, कभी अधीर रंजन चौधरी को बनाते हैं, तो क्या उतनी भी काबिलियत नहीं है शशि थरूर में? ये जब इनको एक प्रतिनिधि मंडल का मोदी सरकार ने अध्यक्ष बना करके भेजा था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो भी कांग्रेस में देखिए किस किस तरह की बयानबाजी हुई थी इनके खिलाफ। उस समय सलमान खुर्शीद को भी क्रिटिसाइज किया गया था कि सलमान खुर्शीद कैसे जा रहे हैं। कांग्रेस के 3 नेताओं को संभवतः उस प्रतिनिधि मंडल में भेजा गया था, जिनमें सलमान खुर्शीद भी थे, शशि थरूर भी थे। शशि थरूर को तो एक कमेटी का सर्वा बना के भेजा गया था। तो कई चीजें हैं जिनकी वजह से वो आंख की किरकिरी बने हुए हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जैसे गले में अटक जाती है हड्डी, ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है। लगभग वही सूरत है इस समय शशि थरूर की कांग्रेस के भीतर। आत्ममंथन तो कांग्रेस पार्टी को करना ही चाहिए ना। राहुल गांधी पता नहीं जहां, मतलब कहते हैं ना, पहले वो जंतर मंतर ना नहीं गए तो पीएम आवास पहुंच गए, अब जबकि उनको रांची जाना चाहिए था तो देहरादून पहुंच गए। वो कौन से छात्रों से कनेक्ट कर रहे? अरे भाई, जो रांची बैठे उनसे कनेक्ट कर लेते, सही जगह पर पहुंच जाते सर, तो शायद सही कदम उठाते। लेकिन अब आप ये देखो कि उन्होंने सेना को फिर टारगेट किया और यहां तक कह दिया, क्योंकि आरएसएस के खिलाफ तो बोलते हैं कि आरएसएस के लोग तो सेना में भी पहुंचे हुए हैं। सर, राष्ट्रवादी सोच वाले लोग अगर सेना में है तो बुराई क्या है? क्या पाकिस्तानियों को भर्ती करें अपनी सेना में? कहाँ के लोगों को भर्ती करेंगे? और अगर कांग्रेस से कोई उनको ऐसा लगता है कि अब भर्तियां नहीं हो रही हैं तो उनके नाम दें मोदी सरकार को। अगर वो एबिलिटी रखते हैं, योग्यता रखते हैं, तो उनको भर्ती कर लेंगे। पर इनकी एक्चुअल में क्या है कि इनका कुछ दिमाग में कोई तर्क संगत बात तो है नहीं। आरएसएस पर बार बार इनको हमले इसलिए करने पड़ते हैं कि हर बार जब भी ऐसा करते हैं तो इनको लगता है कि जो मुस्लिम है, जो मुस्लिम संगठन है, वो मेरे से बड़े खुश रहेंगे। और उनको लगता है कि ये तो आदमी लगातार आरएसएस को, बीजेपी को, मोदी जी को गालियां निकालता रहता है, तो बस ये ठीक है, इसके पीछे खड़े रहो। पहले भी तो यही होता रहा है अंजू जी, कोई नई बात नहीं है। उनको डराते रहो मुसलमानों को और अपने से चिपकाए रखो। जब अटल जी की सरकार बनने जा रही थी तो क्या कहा गया था? देश टूट जाएगा, एकता अखंडता को खतरा है, ये तो मुसलमानों को उठा करके अरब सागर में फेंक देंगे, ये तो निकाल देंगे। निकाला क्या किसी ने? अटल जी 6 साल तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे। किसी को शिकायत है इस देश के मुसलमानों को कि अटल जी से किसी भी तरह, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो? तथ्यों के साथ कोई, ये जो तमाम योजनाएं हैं, हर योजना का लाभ हिंदुओं को भी मिल रहा है, मुसलमानों को भी मिल रहा है।
सिखों को भी मिल रहा है, पारसियों को भी मिल रहा है, जैन को भी मिल रहा है, बौद्ध को भी मिल रहा है। कोई पक्षपात तो किसी के साथ किया नहीं जा रहा है। तो इनको ये जैसी राजनीति कर रहे हैं, इनको मुबारक हो। सर एक तरफ पहले ये मुसलमान डरा हुआ है ये नारा लगाते रहे, अब ये जो एफसीआरए अमेंडमेंट बिल है इसकी आड़ में क्रिश्चियंस जो हैं, ईसाई जो है, उनको भड़काने का काम कर रहे हैं। इसीलिए वो चर्च के सारे पादरी और बिशप दौड़े दौड़े पहुंच रहे हैं गृह मंत्री के सामने। तो पीछे से आग लगाने का काम तो कांग्रेस करती रही है। कांग्रेस मणिपुर में भी यही खेल खेलती थी सर। तो ये सब कुछ एक सोची समझी रणनीति के तहत जो फंडिंग आती है, कांग्रेस को कितनी फंडिंग आती है सर, चाइना से भी आती है, अमेरिका से भी आती है, सब जानते हैं। सोरोस कितना पैसा भेजता है यहाँ पर एंटी मोदी प्रोपेगेंडा चलाने के लिए। तो सब हाथ से जाता हुआ दिख रहा है, इसलिए इस तरह की राजनीति कांग्रेस कर रही है। लेकिन चलिए देखते हैं कि अब जो आज से हफ्ता शुरू हो रहा है इसमें क्या कुछ होता है संसद के अंदर, कौन कौन से बिल आते हैं और कैसे विपक्षी पार्टियों में जो अभी तक कहीं कुछ एका थोड़ा बहुत दिख रहा था वो कैसे बिखरेगा। क्योंकि परिसीमन के मामले में तो लग रहा है कि सारी पार्टियां विपक्ष की अलग अलग डफली अलग अलग राग अलापेंगी। तो ऐसे में कांग्रेस का तो अलग थलग होना लाजमी है। आपने सर समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।